नमस्कार. तुमकां तरंग ह्या कार्यावळीक सगळ्यांक येवकार. ह्या कार्यावळी भितर ह्या फावटी आमकां मेळटात हिंदींतले बाल साहित्या भितर खूब व्हड काम केल्लें सुशील कुमार शुक्ल आनी ह्या वर्साचो साहित्य अकादमीचो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार तांकां 1/12 ह्या पुस्तका खातीर फावो जाला. आमी उलयत आसतना हिंदीन उलोवया आनीक तांचे कडल्यान खुबश्यो गजाली जाणून घेवया. सुशील जी नमस्ते. नमस्कार जी। ये आपकी आपका कॉलेज किस विषय में रहा, मतलब ऐसे पढ़ाई तो मेरी विज्ञान में हुई और मैथमेटिक्स में हुई और बहुत मेरे को प्रिय रहा वो विषय, लेकिन साहित्य उससे ज़्यादा प्रिय था और बहुत शुरुआती समय से मेरे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। तो ऐसा कोई मेरे ध्यान में कॉलेज नहीं आया कि मैं मैथमेटिक्स और साहित्य दोनों एक साथ पढ़ सकूं, तो मुझे एक चुनना पड़ा। ऐसे मैंने एमएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन ले लिया था और फिर छोड़कर उसको और साहित्य में आया और पढ़ने लिखने में ही ज़िंदगी बिताने का इरादा था और है, तो इसलिए मैं इसमें आया। शायद आप एक 22 साल के थे, 22 साल उम्र थी आपकी जब आपने एकलव्य ज्वाइन किया और चकमक में काम करना शुरू किया। ये अवेन्यू आपको कैसे मिला और किस तरह से वो सोच आई? हाँ, तो इसमें मैं जब पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय में एक अखबार था दैनिक भास्कर, अभी भी है और हिंदी का सबसे बड़ा अखबार है। तो उन दिनों उसमें एक कॉलम लिखता था आह वाह करके, एक व्यंग्य का कॉलम था। तो लिखना और पत्रकारिता और संपादन इसमें कुछ कुछ जुड़ा था। बाद में वसुधा नाम की जो पत्रिका है जिसको हरिशंकर परसाई जिसके एडिटर रहे हैं, तो उसमें भी मैं एक कॉलम लिखता था। तो संपादन, लिखना, पढ़ना ये था और तभी संयोग से मुझे पता चला कि एकलव्य को एक एडिटर की ज़रूरत है। तो मैं वहाँ गया और ज्वाइन किया मैंने और खुशकिस्मती से चकमक में काम करने का मौका मिला और एक तरह से इस सफ़र की शुरुआत हुई। मैंने तब जानबूझ के ये नहीं शुरू किया था कि मैं बाल साहित्य में काम करने जा रहा हूँ। मुझे लगा था मैं कुछ अच्छी किताबें एडिट करूँगा, कुछ लिखूँगा, पढ़ूँगा, इस हिसाब से शुरुआत तो इस हिसाब से की थी। तो फिर जब लेकिन एक दफ़े मैंने जब चकमक देखी और पूरा संसार समझा बच्चों का, तो मुझे लगा कि मैंने देखा कि जब मैं निर्मल वर्मा की कहानियाँ पढ़ता हूँ या चेखव को पढ़ता हूँ या काफ़का को पढ़ता हूँ या दूसरी हिंदी कहानियाँ हैं या बांग्ला साहित्य से ही मेरी शुरुआत हुई पढ़ने की। शरद चंद्र का समग्र पढ़ के ही एक तरह से काम शुरू किया था। तो जब मैं देखता था कि इतनी भरी पूरी कहानियाँ हैं, कविताएं, विनोद जी की कविताएं पढ़ता था, निराला को पढ़ा था, तमाम जो कवि हैं उनको पढ़ा और लगा कि इतनी भरी पूरी कविता होती है लेकिन बच्चों के लिए कुछ कम कविता आ रही है, बच्चों के लिए कुछ कम कहानी लिखी जा रही है और बहुत ही सिंप्लीफिकेशन की हुई, जनरलाइज्ड, तुक पर आधारित कुल मिलाकर। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती है कि उनको एक तरह से हम बहुत फ़िल्टर करके और बहुत कम दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इस पर काम करने की ज़रूरत है और वो एक तरह से टेक ऑफ पॉइंट था जहाँ से मैंने जुट गया और लगा कि जो लोग जिन लोगों से मैं प्रभावित था, राजेश जोशी हैं, अरुण कमल हैं, जिनके भी लेखन से प्रभावित था, उन सबको, गुलजार साहब हैं और निदा फाजली हैं, जितने लोग हैं सबको चिट्ठियाँ लिखी, सबको ये विस्तार से लिखा कि क्यों बच्चों के लिए लिखना ज़रूरी है। तो इस तरह से उस सफ़र की शुरुआत हुई। इसमें चित्र भी शामिल है क्योंकि चित्र भी जो बनते थे बच्चों के लिए किताबों में, वो लिटरल ट्रांसलेशन होता था और जब हम बड़ों के चित्र देखते हैं तो उसमें रंग का एक एक्सपीरियंस होता है, उसमें लाइन का एक्सपीरियंस होता है, उसमें फॉर्म का एक्सपीरियंस होता है और
रंग सिर्फ माध्यम नहीं होता, रंग भी अपने आप में कुछ कहता है। कि वो हाथी के साथ लगा हुआ ग्रे सिर्फ हाथी नहीं बता रहा, बल्कि वो ग्रे का अपना एक कैरेक्टर है। तो ये पूरा सिरे से गायब था बच्चों के साहित्य में। तो हमें लगा कि ये चित्र मुकम्मल चित्र भी बनना चाहिए, तो इस तरह से ये फिर इस सिलसिले में काम शुरू हुआ। जब आपने इन बड़े बड़े लोगों को, राइटर को जब कांटेक्ट किया, एक ऐसी निराशा आ गई कि ये माने नहीं या कुछ ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने, या आपको सफलता मिलती गई कि वो मानते गए? और थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि शुरुआती में तो जब मैं पत्र लिखता था तो ज़्यादातर लेखकों ने कहा कि बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल है और हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते ये। और लेकिन मैं पीछे पड़ गया और मुझे मालूम था कि अगर वो लोग लिखेंगे तो एक अलग बात होगी। और इसमें जैसे गुलजार साहब हैं, मैंने उनको कई चिट्ठियाँ लिखी, फ़ोन किए, और क्योंकि उनके जो गानों में भी उनके जो फिल्मी गाने हैं या चाहे जंगल जंगल बात चलिए सरीखे गाने हैं, तो उनमें एक उनकी पोइट्री में एक बच्चों के लिए मज़ा है, खेल है भाषा का, और बड़ी बात भी है साथ में, कल्पना। हाँ। तो मुझे लगा कि खेल खेल में वो कोई बड़ी बात भी कह देते हैं, तो और वो सलीका है। तो ऐसे लोगों से बात हुई, और गुलजार साहब ने करीब 10 साल फिर चकमक में कॉलम किया। संभवतः मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा उन्होंने साल भर से ज़्यादा किसी पत्रिका में कॉलम नहीं किया, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने इतनी संजीदगी से काम किया। और विनोद कुमार शुक्ल, उनको मनाना सबसे मुश्किल रहा, लेकिन जब एक बार उन्होंने शुरू किया, और मुझे अच्छे से याद है एक बार उन्होंने फ़ोन करके कहा कि तुम इतना पीछे पड़े हो, तो मैंने 2 दिन से यही सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, तो मुझे कोई विषय सुझाओ अगर तुम्हारे मन में है। तो मुझे लगा कि मैं एक तो बड़ा हिचक, क्योंकि वो इतने बड़े लेखक और मैं उनको विषय सुझाओ, तो मुझे लगा मैं इनको क्या विषय सुझाऊंगा। तो लेकिन फिर मैंने यूं ही उनका साहित्य क्योंकि पढ़ता था, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप एक चिड़िया की डायरी लिखिए कि एक चिड़िया का दिन कैसे बीता होगा। तो फिर 8 दिन के आसपास 8 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि चिड़िया की डायरी तो मैंने नहीं लिखी, लेकिन चिड़िया की तरह एक किरदार बनाया है। तो उन्होंने बोलू नाम का एक किरदार बनाया, हरे पत्ते के रंग की पतरंगी और बौना पहाड़, जो नॉवेल बाद में लिखा गया, वो पहली कहानी इसी तरह से शुरू हुई। और वो इतनी दिलचस्प कहानी है, वो जो बोलू है वो ग्रीन बी ईटर जो चिड़िया है उसकी तरह है। तो वो लिखते हैं, अब देखिए लिखने का जो कमाल है, मैं क्यों इनके पीछे पड़ा, कि जो भरा पूरा लेखन है उसका मैं एक उदाहरण दूं कि वो लिखते हैं कि हरे जो पतरंगी है, ग्रीन बी ईटर है, वो बोलती है तो उड़ती है तो बोलती है, और बैठती है तो चुप हो जाती है। तो उड़कर और बोलकर 2 गुना थक जाती है, इसलिए 2 गुना सुस्त आती है बैठकर और चुप रहकर। और फिर ये किरदार वो उन्होंने बनाया। तो ऐसे ही असगर वजाहत, राजेश जोशी, अरुण कमल, सभी लोगों ने बहुत ही धीरे धीरे, जब एक बार वो खुल गए, प्रियंवत जी ने तो कितनी ही किताबें की, अरुण कमल जी ने अद्भुत किताबें की, तो नरेश सक्सेना जो हैं, तमाम मतलब लोगों ने, उदयन वाजपेयी, तमाम लोगों ने इसमें मतलब बहुत दिलचस्प काम किया। और तमाम चित्रकारों ने, मतलब अशोक भौमिक से लेकर तमाम लोग, चंद्रमोहन कुलकर्णी, आज तापसी घोषाल, अलन शॉ, आप ऋषि शाहनी, राजीव आइब, प्रिया कुरियन, इनमें से कई जो चित्रकार हैं जो तब NID में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे, तब से जुड़ाव है इंटर्नशिप के दौरान, या उनके जो हमारे दोस्त जो वहाँ पढ़ाते थे उनके माध्यम से। और अब एक इतना लंबा सफ़र मैं देखता हूँ कि वो उन्होंने किया। तो इस तरह से ये काम आगे बढ़ा। ये चित्रों से लगाव और इलस्ट्रेशंस का महत्व इसमें वो कैसे ये हुआ, मतलब आपको समझ कैसे आ गया, और इतने डीप स्टडी उस पर कैसे आ गए? एक तो मुझे चित्रों का चस्का लगाया भारत भवन ने। भारत भवन भोपाल में आप सब जानते ही हैं कि एक ज़माने में वो पूरी दुनिया में एक ऐसा केंद्र था जहाँ कला की सबसे एक तरह से वाइब्रेंट जगह थी, जहाँ थिएटर में जो बेस्ट लोग हैं, हबीब तनवीर से लेकर तमाम, बाबा करंत,
सब लोग चित्रकारों में आप देखेंगे कि कौन वहाँ नहीं था और काम नहीं कर रहा था। हुसैन साहब आते थे वहाँ, रज़ा साहब आते थे फ्रिक्वेंटली, अंबादास, मतलब आप कोई भी चित्रकार, बड़े चित्रकार का नाम लेंगे वहाँ। तो वो प्रदर्शनियाँ देखकर उस माहौल में भारत भवन की एक कैंटीन हुआ करती थी स्वाद, अब तो वो बंद पड़ गई है। तो वहाँ बैठते थे, गपशप होती थी, चित्रों को देखते थे। तो उन चित्रों में एक अलग बात थी, उनको आप घंटों घंटे देख सकते थे। तो उनमें जो तत्व था कि एक देखने वाले के लिए कि इतनी देर तक आप उनको देख सकते हैं। वो फिल्मी पोस्टर की तरह नहीं थे कि एक बार देख लिया, दूसरी बार देखने गए तो कुछ नया नहीं मिलेगा। तो जब ये चित्र मैं देखता था तो लगता था कि ये क्या चित्र है। और यूएसएसआर का जो काम है या दूसरे देशों का जो काम है, वो देखने के बाद तो और लगा कि हमने चित्रांकन के सिलसिले में कुछ खास नहीं किया। और फिर धीरे धीरे उस पर काम भी शुरू किया, चित्रकारों से बातचीत हुई, और ये मसले कि टेक्स्ट एक कहानी है तो वो तो मुकम्मल है, लेकिन चित्र अपनी एक और कहानी पेश करें, उसके समानांतर एक और ये हो, जैसे कि एक गीत होता है तो गीत के साथ जब एक मतलब एक सिचुएशन होती है और उसमें एक गीत लिखा जाता है, ऐसे ही चित्र बने कि एक सिचुएशन है और उस पर एक गीत है, और जैसे गीत को फिल्म से बाहर भी लोग गुनगुनाते हैं, गाते हैं और उसका एक महत्व है, वैसा ही चित्र उस कहानी को से मुक्त होकर भी उसका एक मतलब रहे, उसमें एक कंटेंट रहे। ये चीज़ें हुई। तो ये सब इसको लेकर फिर रियाज नाम का जो कार्यक्रम है, जो एकलव्य और मैं यही, क्योंकि उस समय मैं था, तो टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें वो भी इन्हीं सब कामों से एक तरह से प्रेरणा हुई। अतनुदा के साथ जब हम काम करते थे, अतनु रॉय के साथ, तो आपसी बातचीत में ही ये एक दिन ये आया कि क्यों ना हम एक ऐसा काम शुरू करें जिसमें युवा लोगों के लिए चित्रांकन की बारीकियां सिखाने का काम हो, उस्तादों के साथ मिलजुल कर काम करें। और ये बहुत ही दिलचस्प रहा। तो इसका ये अभी 6वां साल है उस रियाज का, और 100 स्टूडेंट्स के आसपास अब उसमें शरीक हो चुके हैं। तो आपका काम एकदम हिंदी के ही प्रति नहीं है, मतलब बाकी जैसे हम अभी गोवा में कोंकणी को और सहारना के यहाँ आके कुछ भी मदद चाहिए तो दे देना। केरल में भी आपका काम है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में है। तो ये सब कैसे और क्यों ये होता है, मतलब क्या है इसके पीछे? देखिए, एक समझ पक्की है मेरे को, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय भाषाओं में अगर काम होगा, जैसे कोंकणी में अगर कुछ अच्छा काम होता है तो उसका फ़ायदा हिंदी को भी मिलेगा, उसका फ़ायदा मराठी को भी मिलेगा, मराठी में अच्छा काम होता है हिंदी को फ़ायदा मिलेगा, हिंदी का अच्छा काम मराठी को फ़ायदा मिलेगा। तो भारतीय भाषाओं की जो बगिया है, अगर उसमें फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू पूरे सबको आएगी, और वो बहुत ज़रूरी है। आप आइसोलेशन में एक जगह सिर्फ काम करके इस पूरी काम को बड़े एक अलग ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। तो आप भारतीय भाषाओं में ही सबको मिल के जुट के काम करने की ज़रूरत है। और ये कितना सुंदर हो कि कभी 8-10 भाषाओं में कोई एक अच्छी कहानी आए और वो 8-10 भाषाओं में एक साथ छपे, 8-10 भाषाओं में वो चित्र जाए। तो आप सोचिए, उस लेखक को एक प्रॉपर रॉयल्टी मिलेगी, उस चित्रकार को एक प्रॉपर रॉयल्टी मिलेगी, और एक ही चीज़ जो आपसी आवाजाही है, भाषाओं का जो आपसी रिश्ता है, वो कितना अच्छा होगा। तो यही इरादा है। और उसमें जब हम कोंकणी में आते हैं तो एक तरह से हम हिंदी का ही हित करते हैं, जब हम मराठी में जाते हैं तो हिंदी का ही हित करते हैं। बाद में मराठी या कोंकणी को उसमें कुछ बोनस, उसका कुछ फ़ायदा पहुंच जाए, अलग बात है, लेकिन एक तरह से ये काम हिंदी को ही मजबूत करने का काम मैं मानता हूँ। साहित्य में भाषा की जो ये महत्व है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत मतलब भाषा तो साहित्य तो भाषा का कारखाना कहा जाता है, और ख़ास तौर पर कविता है, कहानी है, तो भाषा बनाता है साहित्य। उदाहरण के लिए मैं एक राजेश जोशी की जैसे कविता बनाऊं, इस तरह से भी साहित्य बनाता है कि जैसे कौआ इतना काला है। तो अब देखिए, भाषा में जैसे हिंदी की कविता है ये, तो कौआ इतना काला है के लिए अगर आप देखिए तो 4-5 एक्सप्रेशन हिंदी में हैं,
लेकिन कवि ने एक और एक्सप्रेशन उसमें इजाफा कर दिया, हाँ। जो इस पूरी भाषा में एक नया यूसेज है। उन्होंने एक नया टर्म क्वाइन किया कि उलट गया उजाला है, कि जैसे काला ऐसा है कौआ, सुंदर। कौआ इतना काला है कि उलट गया उजाला, कि जैसे किसी ने उजाले को पलट दिया हो। हाँ, हाँ। और ये जो बात है कहने की, इसमें जो मज़ा है, और इसके अलावा बच्चों को, जब बच्चे भाषा में आते हैं तो हमें सबसे खुली, सबसे उदार, सबसे खिलंदड़, सबसे कल्पनाशील, सबसे रचनात्मक भाषा उनके साथ लेके आना चाहिए। क्योंकि उस समय हमें बच्चे को बांधना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि एक 5-6 साल का बच्चा अपनी पूरी भाषा लिए जब स्कूल का दरवाजे पर खड़ा होता है, तो उसको हम लिपि, आवा सादा, ABCD में उलझा देते हैं और उसकी पूरी भाषा बाहर रह जाती है। तो साहित्य में ये कोशिश है कि कैसे इतनी भरी पूरी भाषा लेकर जाएं। जैसे बांग्ला में आप देखिए कि बांग्ला का जो सहज पाठ है वो विद्यासागर जी और रविंद्रनाथ जैसे लोग, तो मैं सोचता हूँ कि बांग्ला में ये कितना कमाल है कि एक बच्ची जब स्कूल जाती है तो उसकी उंगली थामने के लिए रविंद्रनाथ हैं, या इतने बड़े लोग हैं। और ये बच्ची को हर मौके पर, हर थोड़े साल बाद वो जो भी पढ़ना चाहे, रविंद्रनाथ का पूरा साहित्य उसके साथ खड़ा है। तो भाषाओं में ये होना चाहिए कि उसके सबसे यकीन दिलाने वाले हाथ, उससे सबसे रचनात्मक हाथ, सबसे कल्पनाशील हाथ उसकी उंगली थामे, और बाल साहित्य ये कर सकता है। जब इतना सारा बाल साहित्य में मतलब ज़रूरी रहता है, और जब संपादन करते हो और एक कितनी सारी रचनाएं घिसी पिटी तरह की जब आती हैं, तो आपका रिएक्शन और ये कैसे रहता है? अब ये हाँ, थोड़ी झुंझलाहट कभी कभी होती है, क्योंकि दुर्भाग्य से, जैसे अगर किसी से आप कहेंगे कि भाई फिजिक्स को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को सीखना पढ़ना पड़ेगा, तो किसी को कोई दिक्कत अटपटा नहीं है। लेकिन आप किसी को भाषा सीखनी पड़ेगी, साहित्य सीखना पड़ेगा, पढ़ना सीखना पड़ेगा, लिखना सीखना पड़ेगा, तो ये बात लोग थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं इसको कि ये तो हमें आता ही है। ये तो ये एक बड़ी अशिक्षा है कि इसीलिए ये है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शिक्षक, यानी बहुत कम शिक्षक हैं जो एक कविता को ढंग से पढ़ पाते हैं, भाव के साथ, उसके पॉज के साथ, ऐसे ही कहानी को। और हमारे ज़्यादातर शिक्षक नहीं तो कविता का मतलब बताते रहते हैं, और कविता का जो संसार है वो नहीं बताते। तो हमारा पूरा शिक्षण मतलब पर टिका, एक मतलबी संसार बन गया है पूरा। तो ये जब हम लोग ये देखते हैं रचनाएं, तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी ज़रा सा एक रोशनी दिखती है, उन लेखकों के साथ लगातार संवाद करते हैं और नियमित रूप से वर्कशॉप करने की कोशिश करते हैं। उसमें नए नए लेखकों को बुलाते हैं और ये सिलसिला लगातार बनाए रखते हैं, फ़ोन करते हैं, लंबी चिट्ठियाँ लिखते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जबकि कम से कम 2-5 चिट्ठियाँ यंग राइटर्स को, या जो लोग पुराने हैं और जहाँ हमें लग रहा है कि ये लिख सकते हैं, इनमें ये काबिलियत है, लेकिन बचपन की, बच्चों के साहित्य की एक अलग तरह की मान्यताएं उनके साथ हैं। तो ये लगातार संवाद होता है और बहुत मज़ेदार भी होता है कई बार, और ये काम का हिस्सा है, मतलब इसके बिना होगा नहीं। तो लेकिन ये सारी थकान और सारी झुंझलाहट तब चली जाती है जब कोई एक अच्छी रचना मिल जाती है, और तो वो सब पहुंच देती है। मतलब आपके भाषा का प्रति इतना प्यार तो हर कदम पे वो दिखता है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपकी चिट्ठी किसी को जाए तो भी उसमें इतनी भाषा को लेकर आप ये लिखते हैं कि वो बहुत मतलब संग्रह हो जाती है। वो अपने मतलब पढ़ के ये नहीं करेगा कोई, वो अपने इसमें ये हर कदम पे ऐसे करने की ये कैसे रहता है? हाँ, मतलब हर वक्त ध्यान कैसे रहता है? ध्यान नहीं रखना पड़ता, बल्कि मतलब ऐसा ही है। अगर इस काम से क्योंकि इतना लगाव है और अलग से बोल रहा हूँ तो खटक रहा है, इस तरह का है ये, एक तरह से सहज ही ऐसा है कि आप किसी लेखक को, किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, और ये इतना बड़ा काम है, क्योंकि कुछ भी लिखना और
इस दुनिया में जब इतने तमाम चीज़ें हैं उसके बीच आप लिखना चुनते हैं सब चीज़ों को हटा के, तो मुझे लगता है तब भी ये कितना बड़ा काम है, तो मैं उनको उतनी अहमियत के साथ ही लिखूं। और मैं ज़्यादा दिल की बात सुनता हूँ, तो मैं थोड़ा मतलब मेरे को लगता है कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ। मैं हर व्यक्ति से ये उम्मीद करता हूँ और इसके लिए बहुत काम करता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि हमें अपनी ज़ुबान अपनी भाषा बनानी चाहिए। और जब हम अपनी ज़ुबान अपनी भाषा बनाते हैं और एक तरह से गिवन जो भाषा है, दी हुई भाषा है, उसमें काम नहीं करते, तो वो अपनापन उसमें लगता ही है, उसमें एक प्रेम आता ही है। तो अभी आप बाल साहित्य में इतना ये मतलब आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपका काम कोई बिना ये करे आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब कोई भी अगर हिस्ट्री लिखेगा तो आपका वहाँ नाम आना ज़रूरी होगा, क्योंकि इतना काम बड़ा काम आपसे हुआ है। ऐसे आपको प्रलोभन नहीं आए कि बाल साहित्य छोड़ के, मतलब आप अच्छे, आपकी भाषा इतनी अच्छी है, आपको मीटर का एकदम पक्का ये है, आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएँ तो गीत आसानी से लिख सकते हैं, कल्पनाएँ आपकी बहुत सुंदर हैं, इमेजेस आपकी इतनी सुंदर आती हैं। तो आपको ये कभी प्रलोभन नहीं हुआ कि दूसरा फ़ील्ड ये करके उसमें जाए और बाल साहित्य का जितना काम बना है, 28 साल मुझे लगता है आपने बाल साहित्य में ये किया है, योगदान दिया है, तो हाँ, तो एक दफ़े मेरे को लगा कि सिनेमा में मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम्हें फ़िल्म लिखनी चाहिए और तुम्हें फ़िल्मी गाने लिखने चाहिए। और तो एक जया बच्चन जब इसकी अध्यक्ष थी, फ़िल्म डिवीज़न उसकी, हाँ, तो उन्होंने तब वो 20 स्टूडेंट्स चुनती थी और स्क्रीन प्ले और गाने का एक कोर्स होता था। तो वो मैं उसमें सेलेक्ट हुआ और मैंने वो कोर्स किया। लेकिन जाने क्यों मेरा मन नहीं हुआ उधर जाने का। बहुत लोग हैं वहाँ परिचित और बहुत कई गीतकार हैं जिनसे खूब अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन मुझे लगा कि एक तरह से मैं थामे रखा खुद को और मेरे को लगा कि नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब मुझे मज़ा भी आ रहा है, लेकिन ये काम भी अहम है और यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। तो मैंने थामे रखा खुद को। लेकिन ये तो होता ही है कि आपको कई बार ऐसे मसले आते हैं जबकि आपको लगता है कि आप ये यहाँ चले जाएं, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन थामना पड़ता है खुद को और यकीन एक रहता है कि नहीं, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही है। लेकिन जो भी ये काम के जो सिलसिले में आप बात कर रहे थे, ये एक साझा काम है। मतलब एक व्यक्ति का काम नहीं है ये। एक तो ये एक पूरी टीम है और टीम सिर्फ वो नहीं कि जो एक तारा में 2-2.5 लोग बैठते हैं, वो नहीं। मसलन शशि सब लोग जी हैं वहाँ, तो वही लोग नहीं। एक बाहर की जो टीम है, जैसे आप भी शरीक होते हैं उसमें, आप लेखकों की जो कार्यशाला देखते हैं, तो आप देखिए कि वहाँ इतने सारे लेखक, इतने सारे चित्रकार जुड़े हैं जो अपने तमाम काम छोड़कर वहाँ आते हैं। तो उन सब का एक्चुअली साझे से कोई भी काम अकेले से कभी कोई बड़ा काम और ऐसा काम होता नहीं है। हमेशा कोई काम साझेदारी से ही होता है। तो ये तो साझेदारी का ही काम है। पहले आप एकलव्य में काम किया करते थे और वहाँ से बाद में एकतारा शुरू किया और अभी वो पीक पर है, ऐसे मैं कहूँगा कि बहुत सारे लेखक उसमें जुड़े हैं। तो ये आसान रहा आपके लिए ये शिफ्टिंग इसमें आने के लिए, या एकलव्य में मतलब हम लोगों को थोड़ा ऐसा लगा कि एक अलग केंद्र की ज़रूरत है बाल साहित्य को, जो बाल साहित्य के बुनियादी मसलों पर भी काम करे और एक अलग केंद्र बने, जिसमें जैसे एकतारा में अब हम एक रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं, जिसमें कि दुनिया की अगले 2-3 साल में दुनिया की 40-50 हज़ार किताबें, दुनिया की 50 भाषाओं की किताबें, प्रतिनिधि किताबें एक जगह देखी जा सकती हैं। अच्छे जो जर्नल्स हैं, अच्छे जो रिसर्च पेपर हैं, वो देखे जा सकते हैं। एक रिसोर्स सेंटर जो हमारे देश में दुर्भाग्य से कहीं नहीं है। अब इतना बड़ा देश है हमारा, दुनिया के कई देशों को मिला लें तो एक देश ऐसा बनेगा, लेकिन उसमें ये बुनियादी चीज़ नहीं है। तो एक ऐसे केंद्र की ज़रूरत थी और जब हमने कोशिश की कि एकलव्य में वो संभव नहीं है, क्योंकि एकलव्य के अपने दूसरे बहुत सारे काम हैं,
और बाल साहित्य उनमें से एक काम है, लेकिन हमें लगा कि एक पूरा केंद्र बनना चाहिए, तो एकतारा ट्रस्ट बना। और तक्षशिला, आप जानती हैं तक्षशिला एजुकेशन सोसाइटी, संजीव कुमार जी ने इसमें इतना मदद किया, इस पूरा ये जो वरना होता नहीं है। तो ये केंद्र अभी बाल साहित्य लेखन का जैसे इस साल से कोर्स ही शुरू कर रहा है, और चित्रांकन का तो कोर्स है ही, और यंग और जो उस्ताद राइटर्स हैं, इलस्ट्रेटर हैं, और थिएटर वाले हैं, सिनेमा हैं, सब लोगों को जोड़कर लगभग आज के अगर देखें तो लगभग 1000-1500 लोग हैं देश भर से, जो कभी ना कभार लिखते हैं, जो अन्य तरीके से जुड़े हुए हैं, और इस मुहिम को एक तरह से आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो हम अभी हमारा ये ख़त्म करते हैं, और एक रचना हो जाए। अच्छा, तो कोई भी आपकी पसंदीदा। एक रचना है जिसका नाम है सारा उजाला सूरज का। ये सारा उजाला सूरज का, सब देखा भाला सूरज का, दिन की एक चाबी सूरज की, और रात का ताला सूरज का। ये सारी हवाएं सूरज की, और सारी दिशाएं सूरज की, जो कीड़ा फंसता सूरज का, मकड़ी का जाला सूरज का। चींटी की आँख में सूरज है, और मोर की पाँख में सूरज है, पत्तों में, फल में, फूलों में, और शाख शाख में सूरज है। सूरज से समंदर सात बने, उसकी पीठ के तिल से रात बने। जो ब्रह्मपुत्र के तीर में है, बस्तर में है, कश्मीर में है, कोई उजला है, कोई काला है, सबको सूरज ने ढाला है। सूरज ही नज़रबंदी में है, सूरज को देश निकाला है। ये सारा उजाला सूरज का, सब देखा भाला सूरज का। क्या बात है। हे आशिल्ले सुशील शुक्ल, आनीक तांचे कडेन जर उलयता जाल्यार दीस पावचे नात, आनीक ही मुलाखत अशी चालूच उरतली, पूण आमकां हांगा थांबचें पडटा। ह्या वेळाचेर ते हांगा आयले, आनी तरंग ह्या कार्यावळीक ताणें वेळ दिवन हांगा एक मुलाखत दिली, म्हण आमी तांचे उपकारी आसात। देव बरें करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। The voice for coin.